फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज स्टार्ट करना है मस्करैन रिसेप्टर के बारे में। पिछले क्लासेस में निकोटीन रिसेप्टर खत्म हो चुका था, श्रुति गुटखा सब आप लोगों ने पढ़ चुका था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रहो। खैर, रिसेप्टर के बारे में हम लोगों ने एक बातें कर ली थी। आज मस्करैन रिसेप्टर के बारे में देखना है। दो टाइप के रिसेप्टर थे, एक निकोटोनिक और एक मस्कुरेनिक। निकोटिनिक में दोनों रिसेप्टर हमने देख लिया, न्यूरोनल गैंग्लियन रिसेप्टर जिसको कहा जाता था एनएन, और एक मस्कुलर रिसेप्टर, पूरा नाम लो तो न्यूरोनल मस्कुलर रिसेप्टर जिसको एनएम कहा जाता था। दोनों हम लोगों ने अच्छे से ब्रीफ लोकेशन, फंक्शन एंड देयर ऑल नेचर टाइप सब हमने ध्यान से देख लिया। मस्कुलर रिसेप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। मस्कुलर रिसेप्टर में 5 रिसेप्टर मैंने बताया था, M1, M2, M3, M4, M5 तक, जहाँ पे 3 रिसेप्टर मेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और 2 रिसेप्टर और हैं जिनको मैं किसी और एक तरीके से चार्ट बना के लेके आऊँगा आपके सामने। फिलहाल के लिए ये 3 आज हम देखेंगे, ठीक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ काफ़ी जगह आएगी और आपको पहचानना होगा खुद से ही कॉन्सेप्ट वाइज समझने के लिए। कोई भी चीज़, जैसे अगर सीरियस की भी कोई चीज़ आती है तो आपको जानना पड़ेगा, जानना जरूरी है कि वहाँ पे कौन सा रिसेप्टर होगा, तो आप ड्रग अपने आप ही याद कर पाओगे। बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ें हो जाएंगी आपकी अगर आप इस पर ध्यान देने वाले हो तो। मस्कुलर रिसेप्टर में देखो, मस्कुलैनिक रिसेप्टर जैसे निकोटीन रिसेप्टर का नाम निकोटीन से पड़ा था, वैसे ही मस्कुलर रिसेप्टर भी कहीं से मस्कुलैनिक कहीं से डिराइव हुआ है। ये है मस्कैरियस फंगस, एक तरीके का मशरूम होता है गाइस, जो ACH की तरह बाइंड करता है। अगर आप इस मस्कैरियस फंगस जैसे मशरूम को खाते हो तो ये एसिटिलकोलिन की तरह आपके बॉडी में रिस्पॉन्स शो करता है, या फिर आप कह लो एसिटिलकोलिन की तरह एक्ट करता है। इस वजह से इसका नाम हमने मस्कैरियस के नाम पे मस्कुलैनिक रिसेप्टर रख दिया, ठीक है। बाकी इसका नेचर की बात करें, अगर होल नेचर की बात करें तो GPCR7 प्रोटीन हेलिक्स का नेचर रखता है। ग्लाइकोप्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये क्या है ग्लाइकोप्रोटीन पर कपल रिसेप्टर, यहाँ लोग धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए संवेदना नॉलेज के लिए मस्कुलर रिसेप्टर। अब मस्कुलर रिसेप्टर जिसमें बताया 5 टाइप के होते हैं, तो 3 मेनली यहाँ पे मैंने लेके आया हूँ, M1, M2 एंड M3। पहली हेडिंग देखिए गाइस, लोकेशन एंड फंक्शन है। सारी चीज़ें लिखी है, मैं बस आपको एक बार पढ़ के ही बताता हूँ, समझाता हूँ, तो इससे क्या है ना, आपकी पढ़ाई स्पीड होगी, ठीक है, स्पीड अप में होगी और बहुत सही जाएगी आपकी पढ़ाई। आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इतने सिर हो गए कि आप समझ सकते हो लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड, है ना। तो लोकेशन एंड फंक्शन की बात करते हैं। पहला M1 रिसेप्टर पे देखिए, M1 का लोकेशन क्या है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी, CNS में भी, इंट्रिक न्यूरॉन्स में भी। M2 का लोकेशन SO नोड, AV नोड यानी हार्ट में पाया जा रहा है, वेंट्रिकल्स में, CNS में और विसरल स्मूथ मसल्स में। M3 भी विसरल और ब्रोंकियल मसल दोनों में पाई जाती हैं, आयरिस में पाया जाता है, सिलेरी मसल्स में, एक्सोक्राइन ग्लैंड में एंड वेस्कुलर एंडोथेलियम में। चलते हैं, लोकेशन तो देख लिए हम फटाफट, अब इसके फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन भी सामने लिखा हुआ है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में डिपोलराइजेशन, गैस्ट्रिक ग्लैंड में हिस्टामिन और एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाता है गाइस। M1 का लोकेशन देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड में, जहाँ पे वो क्या करता है, हिस्टामिन की सिक्रेशन को, एसिड की सिक्रेशन को बढ़ाता है। CNS लर्निंग, मेमोरी और मोटर एक्टिविटी में। एंटेरिक न्यूरॉन्स इंटेस्टाइनल की सिक्रेशन की इंक्रीजमेंट करना, इन्हांस करना। M2 ऐसे नोड, अब यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ऐसे नोड हमारे हार्ट में ऐसे नोड होती हैं, AV नोड भी होती है, आपको पता होगा। ए से AV दोनों काम ना करें तो पेस मेकर लगाए जाते हैं, ऐसे का काम AV संभाल लेता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। ऐसे नोड में हाइपर पोलराइजेशन के लिए और इम्पल्स जनरेशन कम कर देता है, यानी अगर कोई भी आप ड्रग ऐसी देते हो, कोई एनर्जी की ड्रग, तो वो M2 रिसेप्टर पे बाइंड करने लायक है, तो बाइंड करके ये सारी चीज़ें करेंगे कि डिक्रीज कर देंगी इम्पल्स जनरेशन को, डिक्रीज कर देंगे वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन को जो AV नोड में है। वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। CNS में ट्रीमर और एनाल्जेसिया इफेक्ट आ सकता है, और विसरल स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। M3
विसरल और ब्रोंकियल स्मूथ मसल में पाया जाता है जो कॉन्ट्रैक्शन करता है, आयरिस यानी आँख की जो आयरिस होती है उनमें पाया जाता है, तो वहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है प्यूपिल में। इस बात को नोट कर लेना, अभी मैं फिर से मार्क कर रहा हूँ इस बात को कि ये मार्क अब करना पड़ेगा आपको, आयरिस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल। क्यों मैंने मार्क कराया कि अभी हम लोग ग्लाइकोमा वगैरह बीमारी पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज़ आएगा, एक रिमाइंडर पॉइंट्स आएंगे तो वो आपको अच्छे से कनेक्ट करने को मिलेगा। सिलेरी मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, सिक्रेशन एंड वास्कुलर एंडोथेलियम में क्या करता है, एनोन यानी नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे वैसोडाइलेशन होता है। और आपको पता है नाइट्रिक ऑक्साइड अगर रिलीज तो वैसोडाइलेशन हो गई। वैसोडाइलेशन का एक अच्छा पॉजिटिव एजेंट क्या है, एनो नाइट्रिक ऑक्साइड, सिंपल सी बात है। अब इसके नेचर की बात कर लें। देखिए होल नेचर क्या था, जीपीसी या 7 प्रोटीन हेलिक्स होल नेचर। अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें और रह गई हैं कि एकदम पर्टिकुलर बात करते हैं। GQ प्रोटीन कपल पाया जाता है M1 में, GI और GQ दोनों में से कोई एक पा सकता है आपका प्रोटीन कपल M2 में, GQ ही सी पाया जाता है प्रोटीन कपल M3 में। इतना इंपॉर्टेंट घुस के तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको याद कर लो, बस इसमें यही डिफरेंस है, इसको आप मार्क कर लेना बस, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म, जैसे उसमें ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म है। देखिए एपी3 को ये बढ़ा देता है, डैक पैथवे को बढ़ा देता है। डैक पैथवे आप जानते हो, डाइएसिल ग्लिसरॉल, और इसका शायद इंडिस्टॉल 145 फास्फेटेज है, आप देख लेना शायद इसको, फास्फो ऐसे कुछ के ट्राइफास्फेट है, ठीक है। इनकी इंक्रीजमेंट कर देता है। PLA2 को बढ़ा देता है। PLA2 यानी एक ऐसा एंजाइम, फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम, आप जान लो, इससे परिचित होकर काफ़ी ये सीबीएस में आया हुआ था। फास्फोलाइपेज एंजाइम को भी बढ़ा देता है। साइटोसोलिक कैल्शियम को बढ़ा देता है, यानी कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, और पीजी की सिंथेसिस में भी यूज होता है। अब यहाँ देख लें M2 में कैम को घटा देता है क्योंकि पोटेशियम चैनल ओपन हो रहा है। तो आप देखोगे वहाँ पे जब हम लोगों ने एक्साइटिंग इनहिबिटरी का न्यूरोट्रांसमीटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो जो पोटेशियम चैनल को ओपन कर देता है वो कैम की प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो यही बात है M2 वाले में, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इम्पल्स जनरेशन कम हो रही है, कंडक्शन सिस्टम कम हो रहा है, कंट्रैक्टिलिटी कम हो रही है, क्योंकि एक्साइटेबिलिटी की जो भी स्टेज है वो डाउन हो जा रही है, इस वजह से कैम का प्रोडक्शन कम हो जा रहा है। तो M3 में यही टर्म जो एपी3 बढ़ाना, डैग बढ़ाना, PLA2 बढ़ाना, ये सारा चीज़ सेम उठा के आप यहाँ लिख सकते हो। M3 में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर तो खत्म हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट अगोनिस्ट, जो पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि अगोनिस्ट क्या है। M1 पे एगोनिस्ट ड्रग कौन सी काम करती है, वो है ऑक्सोटेरामोरिन, ठीक है, ऑक्सोटेरामोरिन। अब 3-4 बार इसको याद करना, खुद याद हो जाएगा। तो अगोनिस्ट में इसको ऑक्सोटेरामोरिन कहते हैं। M2 में जो एगोनिस्ट होती है वो मेथाकोलिन है। M3 में जो होती है बेथेनेकोल है, ठीक है। और एंटागोनिस्ट देख लेते हैं। एंटागोनिस्ट M1 में है पैराजिपिन और टेरिजिपिन, M2 में है मेथोकेट्रामीन और ट्रिप्टिरामीन, एंड M3 में है सोलिफेनासिन एंड डेरिफेनासिन। दैट्स करेक्ट। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। मैं आपको जूम करके इस ब्लैक बोर्ड को अच्छे से दिखा भी दूंगा। अगोनिस्ट में ऑक्सोटेरामोरिन है, M2 में मेथाकोलिन है, M3 में बेथेनेकोल है। एंटागोनिस्ट M1 का है पैराजिपिन, टेरिजिपिन। M2 का एंटागोनिस्ट है मेथोकेट्रामीन और ट्रिप्टामीन। M3 का है सोलिफेनासिन एंड डेरिफेनासिन, ठीक है। सो दिस इज मस्कुलिन रिसेप्टर्स M1, M2, M3 के पूरी रामायण। अब 2 बचे हैं, M4 और M4 एंड M5। तो एक ऐसा चार्ट बनाऊंगा जिसमें कुछ ड्रग्स के एग्जांपल्स होंगे, कुछ फंक्शन होंगे उससे रिलेटेड, और रिसेप्टर के लोकेशन होंगे। फिर एक चीज़ छूट रही थी जो मैंने वीडियो के लास्ट चीज़ में बोला हूँ मैंने, कि निकोटिन का मैंने कोलॉजिकल एक्शन बताना है। लेकिन देखो कोलॉजिकल एक्शन मैंने उस लोकेशन और फंक्शन में ही थोड़ा बता दिया आपको, तो उसको आप डिटेल ना करो। मस्कुलिनिक का है तो मस्कुलिनिक को मैं बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी पर्पज से उसको देखो, ठीक है। सो जल्दी से लेके आता हूँ आपके सामने वो। सो मस्कुलिनिक रिसेप्टर का यही कुछ बचा वो पार्ट था, ठीक है गाइस। इसके बाद मस्कुलिनिक खत्म हो चुका होगा पूरा का पूरा। और मस्कुलिनिक के 3 पार्ट मैंने बता दिए थे, M1, M2, M3
तक बता दिए थे, और फिर से मैंने 3 लिखा है और 2 तो और बढ़ा दिया है, M4 M5 और कोलिजिकल एक्शन भी बढ़ा दिया है। चलो बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं फटाफट। M1 आपको मैंने अभी लोकेशन और फंक्शन के बारे में बताया है, तो आप बहुत जल्दी कुछ पॉइंट्स को गेट कर सकते हो। ज़्यादातर वहाँ पे CNS नर्व ऐसे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया वगैरह था। तो पहली तो नर्व सेल्स में पाई जाती है, नर्व एंडिंग्स में होते हैं। ड्रग्स का नाम है पिलोकार्पिन और बेथेनकोल। बस एग्जांपल के तौर पे मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो लिख दिया है, ठीक है। एक है पिलोकार्पिन, बेथेनकोल, मतलब M1 रिसेप्टर से बाइंड करने वाली एबिलिटी जो ज़्यादा शो कर रहे हैं वो है पिलोकार्पिन और बेथेनकोल। बेथेनकोल देखो एक एंटागोनिस्ट नेचर का ड्रग होता है, आपको याद होगा ये M3 का एंटागोनिस्ट है, याद है। पिलोकार्पिन और थोड़ा सा जाना है, देखो बेथेनकोल का मेनली जानते हो यूज़ क्या है, यूरिनरी रिटेंशन में इसका यूज़ होता है। पिलोकार्पिन आप जानते हो ग्लाइकोमा में यूज़ होता है, और डोपामिन के लेवल को भी एक तरीके से आपका रेगुलेट करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे प्राइमरी जो इसका लोकेशन गाइस है वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन में सबसे प्राइमरी लोकेशन M1 का होता है। तो अगर कोई ड्रग M1 पे बाइंड करती है हो सकता है कि ब्रेन पे असर करे। M2 कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स ड्रग है, इसमें ऑक्सीब्यूटिनिन। ऑक्सीब्यूटिनिन ओवर एक्टिव और यूरिन ब्लेडर में यूज किया जाता है। और M2 कार्डियक मसल्स, जानते हो उसका लोकेशन कार्डियक मसल्स में बहुत पाया जाता है, याद होगा आपको। ऐसे नोड मैंने भी बताया, ऐसे नोड AV नोड वाला, और फिर वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को लो हो जाना, ये सब M2 तो है। तुम्हारा हार्ट में कौन सी मसल रिसेप्टर पाई गई, आप छठ से आंसर देना M2, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, सबसे इंपॉर्टेंट। M3 एक्सोक्राइन में पाई जाती है। तो एक्सोक्राइन में पाई जाती है और सीक्रेट क्या क्या करती है, सलाइवा को, HCl को, टीयर्स को, स्वेट को, सारी चीज़ों को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। हर रिसेप्टर के लोकेशन से उसका फंक्शन देखो, कोलिजिकल एक्शन आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। M4 एंटागोनिस्ट नेचर का होता है, एग्जाम्पल आपको पता है बेथेनकोल, जैसे मैंने बताया। M5 सस्टेंसिया निजरा में या नाइग्रा कह लो आप, वहाँ पे पाया जाता है M5, ठीक है। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं फटाफट। M5 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे मूव करता हूँ। फार्माकोलॉजिकल एक्शन का सबसे पहला है आँख, आई, ठीक है। आँख में ये मायोसिस करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपल, ठीक है, पीपल नहीं प्यूपिल, ठीक है। तो मायोसिस करता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हो जाता है इस तरह से। ग्लैंड्स में टीयर, सलाइवा, स्वेट, जितनी भी चीज़ें सबको बढ़ा देता है, देखो मिल रहा है ना। इसलिए कहा था कि सारे रिसेप्टर का लोकेशन फंक्शन याद कर लेना, सब वही मिलेगा, ठीक है। स्मूथ मसल्स, कॉन्स्ट्रिक्शन, अस्थमा, ठीक है, ये भी मैंने बता चुका है विसरल वाले में, M4 वाले में, ठीक है, सॉरी M4 के M3 में। हार्ट में मैंने बताया M2 पाया जाता है। हार्ट आएगा तो मान लो M2, तुरंत बोलो M2 रिसेप्टर भाई। M2 रिसेप्टर इम्पल्स ऐसे का कम कर देना, AV नोड का एक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम कर देना, वेंट्रिकल का कर देना, और जनरेशन ऑफ इम्पल्सेस को कम कर देना। अब भाई इतनी चीज़ें कम हो रही हैं, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो रहा है हार्ट का, तो हार्ट की बीमारी तो होनी ही है, जी हाँ, हार्ट की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स में सबसे बेकार डायलेशन कर देगा, ब्लड वेसल्स की, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, बहुत आसानी सबको पता है, मैंने बताया था पाइप वाला, काफ़ी वीडियोस में काफ़ी बार ये आ चुका है। तो डायलेशन मतलब हो गया आपका ब्लड प्रेशर का क्या हो जाना, बढ़ जाना, ठीक है। ओह सॉरी, ब्लड प्रेशर क्या होना, कम हो जाना, ठीक है, क्योंकि आप डायलेट कर रहे हो तो ब्लड प्रेशर अपने आप डाउन हो जाएगा। GIT एसिड के सिक्रेशन को भी बढ़ा देता है, हिस्टामिन को बढ़ा देता है, तो एसिड के सिक्रेशन बढ़ा देता है। काफ़ी मिलता जुलता चीज़ है जो अभी चार्ट लेके आया था उससे, है ना। कुछ अलग पॉइंट, कुछ घुमा के पूछने वाला पॉइंट भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, जरूरी नहीं था ये, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे, घुमा दे, या कुछ भी इसमें से क्वेश्चन पूछ सके, तो उसके लिए मैंने आपको तैयार करा दिया है, और आई थिंक बहुत है इतना, ठीक है। सो मस्कुलर रिसेप्टर हो गया हमारा। अब हमारा गाइस देखिए, मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे कुछ बचे टॉपिक्स और जो भी चीज़ें हैं वो, ठीक है। तो मस्कुलर खत्म हो चुका है, अब हमारा कोलिनर्जिक में सिर्फ उसके ड्रग्स बचे हैं, यानी कोलिनर्जिक ड्रग कौन कौन से होते हैं क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनके एक्शन। फिर एंटी कोलिनर्जिक बचा है और एक एंटी कोलिनिस्ट्रेज बचा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये 3 टर्म पढ़ने, 3 चीज़ें पढ़नी है, 3 टॉपिक पढ़ने हैं, इनके बाद हमारा ANS खत्म हो जाएगा। ANS छोटा है लेकिन CNS काफ़ी बड़ा है, काफ़ी उसमें डिसीज़ है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो ANS में ये 3 पार्ट खत्म करना है और 3 बीमारी पढ़ना है, अल्जाइमर, मिस्थेनिया ग्रेविस एंड ग्लाइकोमा, तीनों बीमारी पढ़ेंगे अच्छे से, और ये 3 हेडिंग पढ़ेंगे। हमारा
एएनएस पार्ट खत्म हो चुका होगा एंड मूव करेंगे हम सीएनएस की तरफ, थोड़े बड़े की तरफ, लेकिन धीरे धीरे इसको काटते छाटते ख़त्म कर देंगे। एक बार सीएनएस खत्म हो गया तो फिर हमारा ब्रेन कुछ है ही नहीं, ब्रेन खत्म ही हो गया है सब लोग गाइस। ब्रेन मुश्किल से 2-3 दिन का और काम है, मतलब कुछ और वीडियोस डालेंगे, ब्रेन खत्म हो चुका होगा। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा एंडोक्राइन और ऑटोकॉइड्स होगा और एक कीमोथेरेपी होगा। तो गाइस एंडो और ऑटोकॉइड छोटे हैं तो पहले उसको ख़त्म करते हैं, फिर कीमोथेरेपी आराम से पढ़ेंगे और इस तरह से कोलोजी हमारा ख़त्म हो चुका होगा। हाँ, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोलोजी में भी बहुत टॉपिक बचे हैं। गाइस देखो, बेसिक फार्माकोलॉजी बचा है बस, बेसिक फार्माकोलॉजी, और वो बेसिक फार्माकोलॉजी आप खुद से पढ़ सकते हो गाइस। जीआईटी का मैं पढ़ाऊँगा, कीमोथेरेपी बताऊँगा, ठीक है। बेसिक फार्माकोलॉजी खुद से पढ़ सकते हो गाइस, क्योंकि वो इतनी बार आया ना कि आप ना चाहते हुए इसको कई बार पढ़ लोगे। देखो बायोकेमिस्ट्री में पढ़े होगे, वहाँ भी फेज रिएक्शन पढ़े होगे, फिर आप 6 सेमेस्टर के अगर हो गए तो आप बायोटेक्नोलॉजी में भी फिर उसी फेज रिएक्शन को पढ़े होगे। उसी अगर आप 6 सेमेस्टर हो गए तो बायो फार्मास्यूटिक्स में आपने डायनेमिक्स काइनेटिक्स वगैरह भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। अब कहोगे और क्या बचा बेसिक फार्माकोलॉजी में, तो बेसिक फार्माकोलॉजी से 3 ही चीज़ आती है। मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी, पैरामीटर्स काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स, तो ये तो आप काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हो, तो इसको बस ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाइज तो क्लियर ही हो, ठीक है। डिटेल आप खुद से पढ़ लेना। एक छोटी चीज़ और बचती है आपकी बेसिक फार्माकोलॉजी में, आई थिंक, हाँ, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एंटागोनिस्ट, व्हाट इज ये सारी चीज़ें बचती है ना। तो ये सब एक छोटा मोटा टर्म है गाइस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं नहीं कह रहा कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवर्सिबल इनवर्सिबल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अब गाइस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं कोलॉजी, तो अब वो चीज़ें थोड़ी ना पढ़ेंगे। और वो चीज़ें जब आपको डिस्टर्ब करती हैं तो आपको कई ऐसे सोर्सेस हैं, आपको छोटा सा नॉलेज ही तो है, कहीं से भी ले लेना, कोई वो नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि इधर से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो भाई, ठीक है। सो मस्करानी खत्म हो गया है और जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज कोलोलॉजी। आई एम सो एक्साइटेड कि खत्म करते हैं जल्दी जल्दी कोलोलॉजी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक